हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट्स के क्लासिफिकेशन. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स. चलो पहले सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए. हमें जो क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं ओके हमें जो क्लासिफिकेशंस दिए सॉलिड के, मैंने आपको टाइप्स बताया सॉलिड के, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये टाइप्स हो गए. लेकिन सॉलिड के अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशंस है और हमें इनके आपने अपने सिलेबस में 4 प्रकार के क्लासिफिकेशंस दिए. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस. तो वहां पे क्लासिफिकेशन का पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड. कौन सा सॉलिड है? आयोनिक सॉलिड. ओके, आयोनिक सॉलिड के बाद नेक्स्ट इज कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड. कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड. ओके, तीसरा क्लासिफिकेशन इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड and the fourth one is metallic solid. तो गाइस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको इसके डिफरेंस बिटवीन आते हैं. खास करके थियरी पार्ट आप पूछोगे सर क्या आएगा 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन आएगा. तो मैं भी आपको कंपैरेटिवली ये चारों क्लासिफिकेशन बताऊंगा. ओके, तो जैसे अभी सॉलिड स्टेट्स के 4 प्रकार के क्लासिफिकेशंस है: आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. तो पहले मैं आपको पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि पूरा चैप्टर ये पार्टिकल्स पे डिपेंड है. तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा दैट इज कॉल्ड पार्टिकल्स. आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? आयोनिक आयंस, 2 प्रकार के आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन. एम आई राइट? तो आयोनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो भी 2 प्रकार के रहेंगे. कौन से? एक एनायन एंड दूसरा कैटायन. बरोबर है? सो एनायन एंड कैटायन ये 2 प्रकार के आपके आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, ये आयोनिक सॉलिड है. व्हाई? बिकॉज इसके 2 आयंस बनते हैं, Na+ Cl-. सो ये क्या बना? कैटायन. और ये क्या बना? एनायन. एम आई राइट? तो ये होते हैं आपके आयोनिक सॉलिड. उसके बाद कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के पार्टिकल्स क्या रहते हैं? तो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स. क्या है? कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स. अभी आप बोलोगे सर कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स का मतलब 11th में आपको केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर था, याद आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग में आपने ना कोवैलेंट बॉन्ड नाम से कुछ तो सुना है. कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब क्या? ऐसे बॉन्ड जो एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि 2 एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. बॉन्ड बनाने के 2 तरीके होते हैं. एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो, नहीं तो लॉस करो, ये पहला तरीका. और दूसरा क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करो. तो कोवैलेंट बॉन्ड ये 3 प्रकार के देखे आपने: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ऐसा कुछ तो आपने देखा है. ये A, ये B, 2 एटम्स है, 2 एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं. दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड double bond and then triple bond.
तो ये बॉन्ड के टाइप्स आपने 11th में देखे हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स, ये कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के क्या रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, जो कोवैलेंट बाउंडेड रहेंगे, ओके। उसके बाद है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक मोनो एटॉमिक एंड दूसरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर सॉलिड के दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आएंगे। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल एटम। अदरवाइज पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब मेनी, एक तो सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल, अदरवाइज मेनी मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स रहते हैं इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का मतलब यहां पे आएंगे मेटालिक आयंस। क्या रहेंगे यहां पे? मेटालिक आयंस। अभी आप बोलोगे सर मेटालिक आयंस कभी देखा नहीं। देखा है कभी मेटालिक आयंस? देखा है आपने बहुत बार। मैंने अभी NaCl का एग्जांपल बताया आपको, बताया ना, Na और Cl, तो Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर। Na आपका मेटल है और ये Na को ही बोला जाता है, Na प्लस को ही बोला जाएगा मेटालिक आयंस। सोडियम क्या है? मेटल है, एंड क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। एम आई राइट? तो ये Na प्लस जो मिलता है ना आपको, दैट इज कॉल्ड मेटालिक आयंस। कॉपर में मिलेगा, गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में मिलेगा, जितने भी मेटल्स है उसमें आयंस होता है, वो आयन को बोला जाएगा मेटालिक आयंस। तो ये सब पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करें, आयोनिक सॉलिड में पार्टिकल्स आएंगे एनायन एंड कैटायन। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स पार्टिकल्स आएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा। एंड मेटालिक सॉलिड में मेटालिक आयंस आएंगे। सो दीज आर द पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स के बाद सेकेंड पॉइंट आएगा इंटर पार्टिकल फोर्स। क्या आएगा? इंटर पार्टिकल फोर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया सॉलिड जो रहता है, ये सॉलिड के बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे जो आयोनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन दो पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम सुना है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर भी शायद से फिजिक्स में आपको है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि हर आयंस के बीच में, हर पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होना चाहिए, बरोबर है? जब वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो ही क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, है ना। और केमिकल में और केमिस्ट्री में तो अपने को बॉन्ड ही चाहिए, फ्रेंडशिप होनी बहुत जरूरी होती है, और फ्रेंडशिप के लिए क्या होना जरूरी है? अट्रैक्शन होना जरूरी है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। और तो कैटायन और एनायन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। इसमें बोलो आप, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे आएगा कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। पार्टिकल्स के बीच में क्या बनना चाहिए? बॉन्ड बनना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ही कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स, बाउंडेड एटम्स, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपने 11th में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये कुछ नाम सुना है? डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन, ऐसा कुछ सुना है आपने? है ना, 11th में था डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन, लंदन फोर्स, सुना है ऐसा कुछ? बरोबर है। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड बनाते हैं कौन? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 11th में था आपको, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, बरोबर है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
एंड लास्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में भी क्या रहेगा, बॉन्ड ही रहेगा। तो ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में। थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। आयोनिक सॉलिड ये हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक सॉल्ट, देखा है ना, रॉक सॉल्ट है ना, नमक का पत्थर। नमक का पत्थर आप देखोगे तो हार्ड भी है, और उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये टूट भी सकता है, बरोबर है। सो आयोनिक सॉलिड ये उसी का एग्जांपल है कि ये हार्डनेस जो आयोनिक सॉलिड का रहता है वो हार्ड भी होता है एंड ब्रिटल भी होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। नेक्स्ट, कोवैलेंट नेटवर्क। बोलो, अभी ये नेटवर्क बना रहा है, कोवैलेंट नेटवर्क। जब कोई बॉन्ड नेटवर्क बना रहा है तो उसका हार्डनेस स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा? नेटवर्क बना रहा है गाइस, नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क बना रहा है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा है, बहुत सारे एटम्स हैं, एक दूसरे से नेटवर्क बनाते जा रही है। जब ये नेटवर्क बनाएंगे तो ये स्ट्रांग रहेंगे या वीक रहेंगे? स्ट्रांग रहेंगे, इसका हार्डनेस बढ़ेगा। तो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड ये क्या रहते हैं, हार्ड। हार्ड बोलो या वेरी हार्ड बोलो, वेरी हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे सॉफ्ट होता है। कैसे होता है, सॉफ्ट, ठीक है। एंड द मेटालिक सॉलिड वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। कैसा रहता है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। अभी आप बोलोगे सर सॉफ्ट टू वेरी हार्ड कैसे वेरी? मेटालिक में गोल्ड आता है। गोल्ड दो प्रकार के रहते हैं, नाम सुना, तीन प्रकार के एक्चुअली, लेकिन हम लोग अभी तो दो प्रकार के यूज करते हैं, 24 कैरेट एंड 22 कैरेट। 24 कैरेट में आपका जो भी आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो वो ऑर्नामेंट्स 24 कैरेट में बनता है या 22 कैरेट में बनता है गाइस? 22 कैरेट में बनता है, 24 कैरेट में नहीं बनता, क्योंकि गोल्ड ये बहुत सॉफ्ट होता है। और गोल्ड कौन है, मेटालिक सॉलिड है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है 24 कैरेट का गोल्ड। उसमें आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, और इसके वजह से वो 24 कैरेट के गोल्ड में आप कुछ तो मिक्स करते हो। वो जो सोनार होता है वो कुछ मिक्स करता है, जिंक या ऐसा कुछ रहता है पाउडर, जो मिक्स करके उसको किस में बनाता है, 22 कैरेट में बनाता है, जिससे वो हार्ड बने। और जब वो हार्ड बनेगा तब उसका क्या बना सकते हो आप, ऑर्नामेंट्स बना सकते हो। समझ में आ रहा है, समझते हैं? सो ये चीज होती है। तो इसके लिए मेटालिक सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, उनका हार्डनेस एक तो सॉफ्ट होता है, अदरवाइज वेरी हार्ड। जैसे लोहा कैसा है, हार्ड है, वेरी हार्ड है। लोहा मेटालिक सॉलिड में ही जाता है ना, बरोबर है। आयंस होते हैं उसके, मेटालिक आयंस होते हैं लोहे में, तो लोहा भी हार्ड रहता है। और गोल्ड भी मेटालिक सॉलिड में ही आता है, लेकिन गोल्ड कैसे है, सॉफ्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये सॉफ्ट टू वेरी हार्ड वेरी होता है मेटालिक सॉलिड का हार्डनेस। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट। किसमें जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। कैसे होता है, हाई, अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस, इतना मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, हाई। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का, इसका भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। देखो सिंपल है, जिसका हार्डनेस सबसे ज्यादा है, देखो ना आयोनिक सॉलिड का हार्डनेस कैसे है, हार्ड है, तो इसको ये आयोनिक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका। जो बंदा हार्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। ये भी हार्ड है,
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। ये सॉफ्ट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। पढ़ते का सो ये हाई है, अप्रोक्सीमेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड ये सॉफ्ट है, इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होता है और वो कितना होगा, -272 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक। और मेटेलिक सॉलिड आप बोल नहीं सकते कि मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है या लो है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो वेरी होता है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। तो ये मॉडरेटली मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा है, मॉडरेट है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है मॉडरेट। ठीक है, बेसिकली -39 डिग्री सेल्सियस से लेके 3400 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल्स। तो अभी इसके एग्जाम्पल्स तो आप बोल सकते हो ना, इसके एग्जाम्पल्स बोलो, क्या एग्जाम्पल्स आएंगे इसके? ठीक है, NaCl। एक काम करूं, एग्जाम्पल्स के पहले मैं इसकी थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी बात करते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चलो बोलते हैं। आयोनिक सॉलिड, इसकी कंडक्टिविटी कैसी है? कंडक्टिविटी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको, दो प्रकार की कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। बरोबर है? थर्मल का मतलब फ्लो ऑफ हीट, इलेक्ट्रिकल का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट। ओके, तो दो प्रकार की कंडक्टिविटी है। लेकिन आयोनिक सॉलिड में आप देखोगे तो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या है पता है? ये पुअर कंडक्टर है। पुअर क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल, या पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिकली जब ये सॉलिड में रहेगा। ठीक है, इन सॉलिड। बट गुड कंडक्टर, good electrical conductor when dissolved in water। ये लिखा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है आयोनिक सॉलिड की। नमक का पत्थर आप ऐसे रखो, उस पत्थर से करंट पास करो, होगा क्या? पत्थर से, सिर्फ पत्थर रखा है आपने, मतलब सॉलिड स्टेट में, जब सिर्फ पत्थर है तो उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। लेकिन वही नमक पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ तो, वही नमक पानी के अंदर आपने डिसॉल्व किया तो एकदम फास्ट करंट क्या होता है, वहां से फ्लो करता है। तो वही तो लिखा है मैंने, ये पुअर कंडक्टर है कब? जब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। और ये अच्छा कंडक्टर है कब? जब डिसॉल्व इन द वाटर। बरोबर है? ओके, कोवैलेंट नेटवर्क, इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है? पुअर कंडक्टर है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी। पहला एक्सेप्शन बोलो, पहला एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। गाइस, ये एक ऐसा कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है जिसमें से इलेक्ट्रिकली कंडक्टर मतलब करंट फ्लो होता है। ग्रेफाइट आपने कहां पे देखा? पेंसिल सेल रहते हैं ना, रिमोट, अपने रिमोट के जो सेल्स होते हैं, बैटरी, उसमें क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट से करंट फ्लो होता है। लेकिन ग्रेफाइट कौन है? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है। और उसके जितने भी है वो पुअर कंडक्टर है। लेकिन ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिकली। ठीक है। एंड सेकेंड एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड ये
गुड कंडक्टर है, लेकिन कैसे? थर्मली। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिकली ग्रेफाइट है और ये थर्मली है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में। ये दो ही मटेरियल्स या सॉलिड है जो कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर्स है। ठीक है, बाकी सब कंडक्टर्स कैसे है? पुअर कंडक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये कैसे है? पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिकली भी एंड थर्मली भी। ओके, देन मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड तो सबको पता है, कौन रहेगा? गुड कंडक्टर। ठीक है, थर्मली भी एंड इलेक्ट्रिकली भी। सो ये आपका पूरा बना एक कंपैरिजन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl है, एम आई राइट? है ना, CaF2 है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देन कोवैलेंट नेटवर्क, इसमें आपको आएंगे एग्जांपल्स में डायमंड या सिलिका या ग्रेफाइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या आएगा? आइस आएगा। इसके बाद मेटालिक सॉलिड में सोडियम आएगा, कॉपर आएगा, है ना, या सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, बहुत सारे ऐसे मेटालिक सॉलिड्स हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ओके, सो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स। राइट डाउन। अभी हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा जो चैप्टर है ये पार्टिकल्स पे डिपेंड है, और उस पार्टिकल्स के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल्स होते हैं। क्या होता है? यूनिट सेल। जैसे अभी मानो आप, ये एक सॉलिड है, आप खास करके देख रहे हो मैं सॉलिड हमेशा क्यूबिकल शेप में ही दिखा रहा हूं, कोई अलग शेप नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिकल शेप ही है। हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसे रहता है? क्यूबिकल शेप में ही रहता है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड है ऐसे मान के चलो। और सॉलिड कैसे बनता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहां पे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, ये विंडो, समझ में आ रहा है? तो यही विंडोज को आप क्या बोलोगे? यूनिट सेल बोलोगे। एम आई राइट? तो यूनिट सेल की एक डेफिनेशन है, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूनिट सेल 1 मार्क के लिए। तो यूनिट सेल ये स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड is called unit cell. Smallest repeating structural unit, ये देखो ना, छोटे छोटे विंडोज दिखाई दे रहे हैं और ये रिपीट हो रहा है। ये देखो सेम विंडो आगे भी रिपीट हो रहा है, सेम विंडो नीचे भी रिपीट हो रहा है, इसके नीचे भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप? यूनिट सेल बोलोगे। तो दैट इज अ डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमारे यहां पे यूनिट सेल के 4 टाइप्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नीट लक्ष्य दिया। पहला है सिंपल यूनिट सेल। कौन सा? सिंपल यूनिट सेल। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं मैं। ऐसे मान के चलो मैं 3D में आपको दिखा रहा हूं, ये एक यूनिट सेल है। तो इसको सिंपल क्यों कहेंगे आप? क्योंकि
इसके जितने भी पार्टिकल्स है वो कहां पे प्लेस होंगे? कॉर्नर पे। मतलब देखो ना, ये पूरा एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स कितने हैं? ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, बरोबर है, ये फिफ्थ वाला कॉर्नर, देन ये सिक्स्थ वन, ये सेवेंथ वन, एंड ये लास्ट 8 कॉर्नर्स। तो जो सेल, यूनिट सेल जो सिंपल है, क्यों सिंपल? बिकॉज आपको ये पार्टिकल्स की पोजीशन दिखाई देगी, वो कहां पे दिखाई दे रहा है? कॉर्नर्स पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पार्टिकल जो कॉर्नर्स पे है, उस पार्टिकल्स या उस सेल को आप क्या बोलोगे? सिंपल यूनिट सेल कहोगे। कळालं का? ठीक है। तो ये ऐसे सेल है जिसके पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पे मैं बॉक्स कर रहा हूं, पार्टिकल्स प्रेजेंट कहां पे रहेंगे? कॉर्नर्स पे रहेंगे, दैट इज अ सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी याद रखना, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब देखो, बॉडी सेंटर्ड का मतलब यह है कि जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी रहे, ये कॉर्नर पार्टिकल्स इसके अलावा बीच में, सेंटर में एक और एक पार्टिकल आपको मिलेगा। सो दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी के सेंटर में एक यूनिट सेल रहेगा। ठीक है, 8 कॉर्नर तो रहेंगे ही, 8 कॉर्नर के पार्टिकल्स तो रहेंगे, कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा सेंटर में और एक सेल रहेगा और एक पार्टिकल रहेगा, उसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पे ये ऐसे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ बॉडी इन एडिशन टू कॉर्नर्स पार्टिकल्स। तो यहां पे आप देखोगे तो प्रेजेंट कहां पे है? सेंटर ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, इन एडिशन टू द कॉर्नर्स पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बरोबर है, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में बरोबर। तो मैंने आपको जैसे कहा 8 कॉर्नर तो फिक्स आएंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 कॉर्नर्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन फेस के ऊपर भी अभी पार्टिकल्स आएंगे। क्यूबिकल स्ट्रक्चर को फेस कितने रहते हैं? 6, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम एंड 2 साइड्स। बरोबर है। सो यहां पे आप देखोगे तो एक फ्रंट पे, देन उसके बैक पे, देन टॉप, देन बॉटम, देन लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। तो फेसेस, हर फेसेस के ऊपर एक एक पार्टिकल रहेंगे। ओके, तो यहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट एट, कहां पे प्रेजेंट रहेंगे?
at face of the body, faces of the body in addition to corners particles. Am I right? So यहां पे आपने क्या देखा, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, फेसेस ऑफ द बॉडी पे. Am I right? In addition of the corner particles. And last वाला यूनिट सेल एक बाकी है, that is called base centered unit cell. आता बेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये इस तरह का रहता है. देखो, बोलो क्या क्या आएंगे पहले. कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर आएंगे. इसके अलावा अपोजिट फेसेस के ऊपर पार्टिकल्स आएंगे. अपोजिट मतलब जैसे टॉप में है तो टॉप का अपोजिट वाला कौन सा रहेगा, बॉटम रहेगा. लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड का अपोजिट क्या रहेगा, राइट साइड वाला. तो अपोजिट फेसेस में रहेंगे. सो ये ऐसे यूनिट सेल है जिसके पार्टिकल्स प्रेजेंट एट अपोजिट फेसेस, ठीक है, ऑफ द बॉडी in addition of corner particles. ओके, सो ये बेस सेंटर्ड का मतलब अपोजिट फेसेस के प्रेजेंट रहेंगे पार्टिकल्स इन एडिशन ऑफ द कॉर्नर पार्टिकल्स. तो ऐसे कितने टाइप के पार्टिकल्स है, बोलो. यूनिट सेल कितने हैं, 4. पहला सिंपल यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पार्टिकल रहते हैं. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पार्टिकल तो रहते ही है, इसके अलावा सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस फेसेस वाले पार्टिकल्स रहेंगे. 6 फेसेस है इसको, तो 6 फेसेस पार्टिकल्स रहेंगे. एंड बेस सेंटर में 8 कॉर्नर्स प्लस अपोजिट फेसेस के पार्टिकल्स आएंगे. तो ये होते हैं यूनिट सेल के टाइप्स. ओके, राइट डाउन. अभी इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा. तो बॉक्स घेऊन ये रिकामा. चलो गाइज, अभी देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूं कि यूनिट सेल किस प्रकार के रहते हैं. देखो, अभी ये जैसे मान के चलो ये यूनिट सेल है आपका. ओके, ये यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल कब बनेगा, जब पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर्स पे. तो इसको भी 8 कॉर्नर है. कहां पे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी ये 4 कॉर्नर हो गए, और नीचे 4 कॉर्नर्स. तो ऐसे 8 कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल्स रहेंगे. लेकिन 8 कॉर्नर के पार्टिकल्स तो है, तो ये बॉक्स में मैं दबा रहा हूं. देखो, ये बॉक्स को मैं दबा रहा हूं, दब रहा है. एक मूवमेंट पे ये बॉक्स क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ये बॉक्स. बरोबर है. अभी मैं क्या करूंगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बताता हूं. देखो, 8 कॉर्नर तो है ही, बॉडी सेंटर्ड में भी 8 कॉर्नर है, और बीच में क्या रहता है, बीच में क्या रहेगा, एक पार्टिकल रहेगा सेंटर में. चलो, तो 8 कॉर्नर है मान के चलो, और एक सेंटर में मैंने डाल दिया. डाला, तो सेंटर में अभी जो पार्टिकल गया, अभी इसको दबा रहा हूं. देखो, दब रहा है, दब रहा है, नहीं दबेगा, क्योंकि उसको सपोर्ट मिला. समझ में आ रहा है. अभी मैं बताऊंगा फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड में 6 फेसेस है, एक टॉप, बॉटम,
लेफ्ट साइड, राइट साइड, बरोबर है, फ्रंट एंड, तो 8 कॉर्नर और फेसेस वाले पार्टिकल, और मैं लगा दूंगा सपोर्ट, तो यह और मजबूती बनेगा, और मजबूत बनेगा। कारपेंटर जैसे काम करता है ना गाइस, वैसा ही बता रहा हूं मैं। कारपेंटर क्या करता है, सपोर्ट ही लगाता है ना। जो भी चीज बनाएगा वो मजबूती से बनाना चाह रहा है वो, तो क्या लगाएगा वो, सपोर्ट्स लगाएगा। वही तो चीज मैं बता रहा हूं आपको। ये यूनिट सेल उसी तरह के रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ये प्रकार का सॉलिड, ये सॉलिड अलग है, ये सॉलिड को पीछे से सपोर्ट नहीं है, ये टूट जाएगा, सिंपल यूनिट सेल है ये। लेकिन ये सॉलिड, ये देखो, ये मजबूत है सॉलिड। क्यों मजबूत है, क्योंकि इसको मे बी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल रहेंगे इसके अंदर, अदरवाइज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल रहेंगे, अदरवाइज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके लिए इसकी मजबूती बहुत ज्यादा है वॉल की। वॉल भी सॉलिड है, लकड़ा भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन इसके यूनिट सेल अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो उसी यूनिट सेल के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ये सबसे मजबूती नहीं देगा सिंपल यूनिट सेल। मजबूती कौन देगा, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड। तो जैसे मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन करके बताया, ये दब रहा है, लेकिन इसके अंदर आपने सपोर्ट डाला तो ये दबेगा नहीं, बरोबर है। तो ये होता है पार्टिकल्स के बीच के मजबूती, जो